ये इंटीग्रल का 12th क्लास का मेरा सेकंड लेक्चर है। इंटीग्रल का सेकंड लेक्चर है। वैसे 12th क्लास के और भी कई लेक्चर हो चुके हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं। उनको चैनल पे जाके जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उनको देख सकते हो। ठीक है। और ये जो इंटीग्रल है उसका सेकेंड लेक्चर में करा रहा हूँ, यानी पॉइंट 2 एक्सरसाइज करा रहे हैं 7.2 एनसीईआरटी से। 7.1 एक्सरसाइज को मैंने फर्स्ट लेक्चर जो इंटीग्रल था उसमें अपलोड कर दिया है, उसमें जाके देख सकते हो। अच्छा, 7.2 एक्सरसाइज को अगर क्लियर समझना है तो 7.1 एक्सरसाइज को देखो। 7.1 एक्सरसाइज में मैंने फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं सारे, 21 फॉर्मूले लिखाए हैं। और जो 7.2 एक्सरसाइज होगी उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में जो भी फॉर्मूले लगेंगे वो 7.1 एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले लिखाए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले उनको तैयार कर लो, उसके बाद 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाओगे। तो आज मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए 1 to 37 तक। टोटल क्वेश्चन इसमें 37 है और अप्रॉक्स हाफ क्वेश्चन यानी 18 क्वेश्चन कराना मैंने डिसाइड किया है। ठीक है, और ये 18 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम 18 क्वेश्चन करा देंगे तो उससे बिल्कुल बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो मेथड ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम जो जो क्वेश्चन है उनको एक एक करके कराते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से कराना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया जाता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 होगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। क्या यही न्यूमरेटर में लिखा है? न्यूमरेटर में 2x ही लिखा हुआ है। अगर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें तो न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग के इंडेक्स में लिख देते हैं। मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन करें उससे न्यूमरेटर आ जाए, न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग के इंडेक्स में लिख देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को लॉग के इंडेक्स में लिखेंगे। अब वही सेम क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट को डाउट आएगा कि नहीं ये हुआ कैसे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझो। डिनोमिनेटर को मैंने सपोज किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी सपोज कर लिया। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जिसको सपोज किया जाता है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है? डिफरेंशिएशन इसलिए किया जाता है क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी आ गया, यानी x का जो फंक्शन था उसको रिप्लेस कर दिया t से, तो फिर dx को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा t से, यहाँ पे t आएगा और इंटीग्रेट भी करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तभी तो इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इसलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x के प्लेस पे t का फंक्शन आ जाता है और dx के प्लेस पे dt का फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो पूरा इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो जाता है। ठीक है, इसलिए डिफरेंशिएट किया जाता है। तो dx के प्लेस पे, अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब ये पूरा मेथड हम बता रहे हैं इसका, 2x dx के प्लेस पे आ गया dt, 2x dx के प्लेस पे आ गया dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है t। तो एक फॉर्मूला पढ़ रखा था 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स, फार्मूला लिखाया था लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखना, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का लॉग एक्स होता है, तो वैसे ही 1 अपॉन टी लॉग टी का 1 अपॉन टी डी टी का लॉग टी होगा। ठीक है, तो ऐसे करके लॉग टी आ जाता है और टी की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म ये है। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें और न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग के इंडेक्स में लिख देते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट तो आता ही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, तो सी आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेथड समझ गए होगे। अब मैं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चंस को देखना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स एक्स लॉग एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स दोनों से कॉमन आ रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स।
अब ये तो मालूम है कि इंटीग्रेबल में दो फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इंटीग्रेबल में दो फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो एक फंक्शन तो हटाना पड़ेगा। तो एक फंक्शन को हटाने के लिए किसी एक फंक्शन को, दोनों में से किसी एक फंक्शन को ऐसा सपोज कर लो जिससे दूसरा फंक्शन आ जाए और कट हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आ जाएं तो दोनों फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि अच्छा जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पता है वो जानते होंगे बाई पार्ट हो सकता है, लेकिन अभी बाई पार्ट पढ़ा नहीं, ठीक है, आगे आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। जब भी दो फंक्शन होते हैं तो दो फंक्शन में से किसी एक को हमें सपोज करना पड़ता है और उस फंक्शन को सपोज करेंगे जिससे दूसरा फंक्शन मैच कर जाए, और अगर मैच करेगा तो कट हो जाए, ठीक है, कट हो जाएगा। तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी सपोज किया, 1 का 0 हो गया, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा डी टी, ठीक है, और 1 प्लस लॉग एक्स के प्लेस पे आ गया टी। अभी मैंने क्या बोला कि दो फंक्शन में से किसी एक को ऐसा सपोज करो कि दूसरा आ जाए। देखो दूसरा आ गया, 1 प्लस लॉग एक्स को सपोज किया तो 1 अपॉन एक्स आ गया, मतलब एक 1 अपॉन एक्स फंक्शन था यानी एक्स फंक्शन था, और सेकंड 1 प्लस लॉग एक्स फंक्शन था। तो दोनों में से किसी एक को सपोज कर लिया जिससे दूसरा आ गया। तो ऐसा ही आइडिया लगाना है कि दो फंक्शन हो तो एक को सपोज कर लें जिससे दूसरा मैच कर जाए, दूसरा मैच कर जाएगा तो कट हो जाएगा। और उसके बाद 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू लॉग टी, 1 अपॉन टी डी टी लॉग टी होता है, प्लस सी, और लॉग टी का वैल्यू था 1 प्लस लॉग एक्स, और साथ में आर्बिट्री कांस्टेंट आता ही है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन था 7.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। अच्छा ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसमें कॉस एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स और लिखा हुआ है, ठीक है। साइन का एंगल x था, लेकिन साइन का एंगल एक और नया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x हो गया। अब cos x थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, जो एक्स्ट्रा लग रहा हो उसको भी सपोज कर लिया जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको। cos x एक्स्ट्रा लग रहा था, cos x को सपोज कर लिया। अच्छा मैंने एक और पॉइंट बताया था कि ऐसा सपोज करो जिससे दूसरा फंक्शन आ जाए, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है तो दो फंक्शन का तो एक साथ इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब किसी एक को सपोज करो, ये एक्स्ट्रा दिख रहा था इसको मैंने सपोज कर लिया, लेकिन ये भी सोचना है कि जो एक्स्ट्रा था उसको सपोज करेंगे तो साथ में उसका डिफरेंशिएशन करें, तो क्या डिफरेंशिएशन से दूसरा वाला फंक्शन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। cos x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो sin x आ जाएगा, और अगर sin x आ जाएगा तो कट हो जाएगा। देखो कैसे होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, sin x dx, sin x dx, इस पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा? dt, dt आ गया, माइनस साइन मैंने लगा दिया, और sin और cos x का वैल्यू था t, तो sin x dx के प्लेस पे आ गया dt, माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया, sin cos x का वैल्यू था t, तो यहाँ पे t आ गया, ठीक है। अब सब लोग जानते हो कि cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos t प्लस c माइनस cos ऑफ t का वैल्यू था cos x, क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में है तो आंसर भी x के टर्म में आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट पूरी एक्सरसाइज का यही है कि अगर दो फंक्शन होंगे तो हम किसी एक को सपोज करेंगे, ऐसा सपोज करेंगे जिससे दूसरा फंक्शन आ जाए और दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन से आने के बाद वो कट हो जाए, जिससे ओवरऑल एक ही फंक्शन रह जाए, और जो एक फंक्शन रह जाएगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर ज़्यादा क्लियर नहीं हुए तो आगे हम और क्वेश्चन इसी टाइप के देखेंगे, मेथड बार बार रिपीट होगा तो आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी। आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लिखा हुआ है साइन a प्लस ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। साइन a कॉस a
मतलब इस पूरे फंक्शन को अगर हम a सपोज कर लें तो साइन a cos a का फॉर्म बन रहा है। साइन a cos a तो इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया 2 sin a cos a। a मैंने इसलिए सपोज कर लिया क्योंकि दोनों का एंगल सेम था, तो 2 sin a cos a का ये फॉर्मूला बन गया। 2 से डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई किया था फॉर्मूला बनाने के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये फॉर्मूला होता है sin 2a, 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस b, एंगल का डबल हो जाता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला sin 2x। वैसे 12th क्लास में हो फॉर्मूला याद होना चाहिए, 11th क्लास में ही आता है cos x 2x, मतलब जो x यहाँ पे आता है उसी का डबल हो जाता है, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है उसी का डबल हो जाएगा, तो डबल हो गया। अब कल पॉइंट 1 एक्सरसाइज कराई थी तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू आती है, वेरिएबल का जो भी मल्टीपल होता है वही अपॉन में आ जाता है। तो साइन का इंटीग्रेशन किया तो साइन का इंटीग्रेशन तो होता है कॉस, ठीक है, एंगल तो सेम ही आएगा। अब देखो x का जो मल्टीपल है वो a है तो a अपॉन में आ गया, साथ में x का मल्टीपल 2 भी है तो 2 अपॉन में आ गया। b का 2 है उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि b कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। x का मल्टीपल यानी कोफिशिएंट था एंगल में 2a तो वही वैल्यू अपॉन में आ गई, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है और प्लस c आ गया, तो ओवरऑल इसका आंसर आएगा माइनस कॉस 2ax प्लस b अपॉन 2 2 ज़ा 4a प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 लिखा हुआ है 4x प्लस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन और dx। इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम कि दो फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन को एक साथ हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमें मालूम है कि दो फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर दो फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हमें किसी एक को सपोज करना पड़ेगा, अभी यही रूल सीखा था। तो किसी एक को ऐसा सपोज करें जिससे दूसरा फंक्शन आ जाए, लेकिन इसमें कुछ हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो 4x और 2 में तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पहले 2 कॉमन निकालते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और dx लिख दिया, ठीक है। और हमेशा एक चीज को देखना कि जब भी दो फंक्शन आ जाएं, दो फंक्शन में से एक रूट के अंदर फंक्शन लिखा हो तो रूट के अंदर के फंक्शन को हमेशा सपोज करना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर दो फंक्शन आ जाएं तो रूट के अंदर के फंक्शन को हमें सपोज करना है। तो मैंने लेट कर लिया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो देखो 2x प्लस 1 dx, और मैंने रूल क्या बताया था, जब दो फंक्शन आ जाए तो किसी एक फंक्शन को ऐसा सपोज करना है जिससे दूसरा फंक्शन आ जाए और दूसरा फंक्शन कट भी हो जाए। देखो दूसरा फंक्शन आ भी गया और 2x प्लस 1 dx कट भी हो गया, रिप्लेस भी हो गया dt से। 2 इंटू 2x प्लस 1 dx के प्लेस पे आएगा dt आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू था t और रूट लगा है, रूट का मतलब होता है हाफ वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसमें x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि dt है तो t है, वहाँ पे dx होता है तो x होता है, तो t टू दी पावर, रूल क्या होता है इसमें, पावर में 1 ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही अपॉन में लिख देंगे, 3/2 आएगा, 2 न्यूमरेटर में चला गया प्लस c 4/3 और t सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 और प्लस c। इसे चाहो तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब एक क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं है, हम इसको इरेज करेंगे, फिर 10th वाला क्वेश्चन बताएंगे। नंबर 10, 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो अभी ये एक ही फंक्शन लग रहा है लेकिन थोड़ा अलग सा फंक्शन लग रहा है, एक्स माइनस रूट एक्स। अब समझ में नहीं आ रहा है कि x को हम अलग से सपोज करें, रूट x को सपोज करें, लेकिन है एक ही फंक्शन, बिकॉज दोनों को कनेक्ट किया है माइनस से। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर से दोनों से हम कॉमन निकाल लेते हैं रूट x को, और x बना होता है रूट x इंटू रूट x से। तो एक रूट x बाहर आ गया, एक रूट x में बचा, और ये रूट x से बाहर आ गया, वैल्यू 1 आ गई। x को हम लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स, तो रूट x को बाहर निकाल लिया।
अब इसमें देखो दो फंक्शन बन गए, एक रूट एक्स और रूट एक्स माइनस वन। अब इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन आते हैं तो दोनों का एक साथ तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो जब दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं होगा तो हम किसी एक को सपोज करेंगे, और ऐसा सपोज करेंगे जिससे दूसरा फंक्शन आ जाए। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट किया, पावर आगे आएगा, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आता है और एक पावर लेस होती है, dx इज इक्वल टू डी टी। और इसको मैंने लिख दिया 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। अब डायरेक्ट याद रखोगे कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, बिकॉज पावर आगे आएगा और एक पावर लेस हो जाती है। तो 1/रूट एक्स dx इज इक्वल टू लिख लिया 2 टाइम्स ऑफ dt। तो 1/रूट एक्स dx, देखो ये कट हो गया, एक को सपोज किया दूसरा फंक्शन चला गया, 1/रूट एक्स dx के प्लेस पे आएगा 2 इंटू डी टी, और 1/रूट एक्स माइनस वन का वैल्यू हो गया 1/t। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब हम 6 क्वेश्चन तक पहुंच गए एक ही टाइप के, तो मेथड समझ में आने लगा होगा जब दो फंक्शन आ जाए तब। तो 1/t dt का होता है log t, और 2 log t का वैल्यू था रूट ऑफ x माइनस वन। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 10 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आगे क्वेश्चन लिखेंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे। पर 12 को देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डाउट रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो देखते हैं कैसे करेंगे। x टू दी पावर 3 माइनस वन टू दी होल पावर 1/3 x टू दी पावर 5 dx। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। x टू दी पावर 3 माइनस वन को अगर हम t सपोज कर लें, है ना, मैं दिखाता हूँ। x टू दी पावर 3 माइनस वन को अगर t सपोज करें, ठीक है, अभी एग्जैक्ट नहीं है, यही सपोज करेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसको सपोज करते हैं तो क्या होता है, जिससे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना आए। तो x क्यू माइनस वन को t लिख लिया, तो यहाँ पे आने लगेगा t टू दी पावर 1/3। ठीक है, और इधर होगा 3x² dx और वैल्यू आएगी dt। अब x² dx के प्लेस पे तो वैल्यू आ जाएगी, x² dx के प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी dt के इक्वल। अब बचेगा x3, फिर x3 को हम लिखेंगे t माइनस वन। तो थोड़ी सॉल्विंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इससे हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं इससे करके दिखा देता हूँ। चलो एक काम करते हैं कि x3 माइनस वन को t सपोज कर लिया, फिर ठीक है, जो मैं मेथड कराता हूँ फिर बाद में वो भी मेथड बता देंगे। पहले ये मेथड देख लो, 3x² dx इज इक्वल टू dt, और x² dx इज इक्वल टू ले लिया मैंने dt। ठीक है, क्योंकि रूल मैंने बताया था कि दो फंक्शन में से अगर रूट वाला फंक्शन हो, क्यूब रूट वाला फंक्शन हो, फोर्थ रूट वाला फंक्शन हो, तो कोई भी रूट वाला फंक्शन हो उसे हमेशा t सपोज करना है जब दो फंक्शन दिए हो। ठीक है, इस मेथड को याद रखो। x² dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब देखते हैं इसको, x3 माइनस वन के प्लेस पे आएगा t टू दी पावर 1/3। अब x टू दी पावर 5 को मैंने ब्रेक किया, x3 और x² dx। ठीक है, ऐड करेंगे पावर 5 आ जाएगा, t टू दी पावर 1/3 और x3 के प्लेस पे देखो वैल्यू आएगी t प्लस वन, तो t प्लस वन हो गया, और x² dx का वैल्यू हो गया dt। सॉरी, इसमें 3 और लिखा हुआ था तो अपॉन में 3 और आएगा। x² dx का वैल्यू होगा dt/3, कांस्टेंट था बाहर आ गया 1/3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, t टू दी पावर 1/3 t टू दी पावर 1 वैल्यू आएगी 4/3, प्लस t टू दी पावर 1/3 का 1 में मल्टीप्लाई किया, t टू दी पावर 1/3 और dt। ठीक है, अब देखो एक सिंगल फंक्शन आ गया, इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करेंगे +1 करेंगे तो t टू दी पावर 7/3 अपॉन में 7/3 आएगा, तो 7 तो अपॉन में आएगा और 3 न्यूमरेटर में आ गया। वैसे ही इसमें देखो t टू दी पावर 1/3 प्लस 1 वैल्यू आएगी 4/3 अपॉन में 4 आएगा और न्यूमरेटर में 3 चला जाएगा प्लस c। ठीक है, और सॉल्विंग हो सकती है इसकी, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन x के टर्म में था तो आंसर भी x के टर्म में आएगा। t का वैल्यू था x³
-1 टू दी होल पावर 7/3 और अपॉन में 7 आएगा, 3 तो बाहर निकाल दिया था, प्लस t का वैल्यू था x³ -1 टू दी पावर 4/3 और बाई 4, 3 बाहर निकाल दिया था, प्लस c और 3 से 3 कट हो गया। अच्छा, अब जो मैं अपना मेथड बताने वाला था वो भी समझ लो। पहले ये मैंने ट्राई किया और इसी से हो गया क्वेश्चन तो ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में टी सपोज कर रहे थे तो इसमें एक्स्ट्रा करेंगे तो कहीं कन्फ्यूजन ना आए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो पीछे वाले मेथड है उन्हीं से क्वेश्चन किया जाए। ज़्यादा नए मेथड बताओगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि पीछे ही बहुत सारे मेथड हो चुके हैं। 11th क्लास के और 12th क्लास में इंटीग्रेशन से पहले कई मेथड हो चुके हैं, या फिर इंटीग्रेशन से ही अगर स्टार्ट किया है तो आगे बहुत सारे मेथड मिलेंगे। ठीक है, जितने कम मेथड दिमाग में रखोगे उतना कन्फ्यूजन कम आएगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में टी सपोज कर लो तो उससे आंसर आ सकता है। एक सेकंड मेथड है x³ - 1 = tq ले सकते थे हम। ठीक है, ये मैं एक मेथड कराने वाला था। tq लेने से बेनिफिट क्या होता, x³ - 1 से अगर tq लेते तो डायरेक्ट 3 से 3 कट हो जाता और यहाँ पे वैल्यू सिंपलर फॉर्म में आ जाती है t। ठीक है, और उससे एक और बेनिफिट मिलता आगे, 3x² dx = 3t² dt आ जाता, 3 से 3 कट हो जाता है ना। x⁵ को ब्रेक कर देते, x³ × x² dx और x² dx के प्लेस पे आ जाता, x² dx के प्लेस पे आ जाता वैल्यू t² और dt। फिर x³ के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते tq। यानी इस तरह का जो पावर फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है ये इतना फ्रैक्शन में नहीं आता। ठीक है, अगर ये मेथड आता है तो इससे कर सकते हो, x³ - 1 = tq, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही मेथड है। tq का आइडिया कैसे आया, पावर 1/3, जिससे ये वैल्यू कट हो जाती। ठीक है, अगर अभी तक t से करते आ रहे हो, t ही सिंपल लग रहा है तो t को सपोज करके ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ tan 1x अपॉन 1 + x²। इसमें भी दो फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन। दो फंक्शन, दोनों में से किसी एक को ऐसा सपोज करें कि दूसरा चला जाए। e⁻x फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल में, लेकिन ये एक्स्ट्रा दिख रहा है और मैंने एक क्वेश्चन में बताया था जो भी एक्स्ट्रा दिखे उसी को सपोज कर लो। tan 1x को t सपोज किया। tan 1x का डिफरेंशिएशन सबको पता होना चाहिए, 1/1 + x² dx = dt, और ऐसा सपोज करना है जिससे दूसरा फंक्शन चला जाए और ओवरऑल एक ही फंक्शन आए, और अगर एक ही फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो e⁻ tan 1x के प्लेस पे आ गया वैल्यू t, और ये देखो 1/1 + x² dx, ये पूरी वैल्यू 1/1 + x² dx के प्लेस पे आ जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ dt। ठीक है, e⁻ tan 1x था, t ले लिया, t आएगा, सपोज किया था, और इसका अगर डिफरेंशिएशन किया तो ये वैल्यू आ गई 1/1 + x² dx, इसके प्लेस पे आ गया dt। रूल क्या याद रखोगे, जो भी फॉर्मूले से या फॉर्मूले के फॉर्म से एक्स्ट्रा लगे उसको सपोज कर लो। ठीक है, और e⁻t का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हो, e⁻t होता है, डिफरेंशिएशन भी e⁻t होता है, और t का वैल्यू था tan 1x + c। ठीक है, 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 20। e⁻2x - e⁻−2x होल अपॉन e⁻2x + e⁻−2x। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में, लेकिन इतना टफ नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सिमिलर लग रहा हो तो सबसे पहले हम एक चेक करते हैं अपनी तरफ से। हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग में लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर को सपोज करके देखते हैं, e⁻2x + e⁻−2x, देखते हैं क्या न्यूमरेटर मैच करेगा। तो e⁻2x का डिफरेंशिएशन e⁻2x, क्या 2x का डिफरेंशिएशन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, उसकी फॉर्म का हुआ। तो 2x का फिर से करेंगे तो 2 आएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। e⁻−2x का e⁻−2x, क्या -2x का हुआ? नहीं, e⁻x फॉर्म का हुआ तो -2x का करेंगे तो -2 आएगा, -2 आ गया, इज इक्वल टू, अच्छा x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इधर dx और इधर dt। 2 कॉमन निकाल लिया, e⁻2x - e⁻−2x इज इक्वल टू, इस तरफ dx लिखा हुआ था और इज इक्वल टू dt आ गया। चलो एक स्टेप और देख लो, e⁻2x - e⁻−2x dx इज इक्वल टू dt/2 मीन्स 1/2। तो e⁻2x - e⁻−2x dx इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ ऑफ dt।
न्यूमरेटर देखो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx की प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी dt बाई 2, ठीक है, बाई 2 आ गया, उससे बाहर लिख दिया। और e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को सपोज कर लिया t के इक्वल, ठीक है। e टू दी पावर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन में, न्यूमरेटर में भी e आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी e आ रहा है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर को सपोज करके न्यूमरेटर आ जाता है। अगर डिनोमिनेटर को सपोज करके न्यूमरेटर आ जाए तो उसको लॉग में सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं, यानी ओवरऑल इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में आता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें डायरेक्टली नहीं आता क्योंकि 2 लिखा हुआ था, तो इसलिए वैल्यू अपॉन में 2 आ गई, तो 1/2 log t प्लस c हो गया। तो 1/2 log t का वैल्यू था e टू दी पावर 2x e टू दी पावर माइनस 2x प्लस ये फॉर्मूला हो गया था 1/x dx का, ठीक है। 20 तक हो गए। ये 18 और 20 मैंने करा दिया है क्वेश्चन। 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्यूशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ये क्वेश्चन था 22 का, NCERT 7.2 एक्सरसाइज का। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x और 10x का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, ठीक है, x के प्लेस पे से, लेकिन 7 माइनस 4x आ गया है, ठीक है। अब इसमें x का कोफिशिएंट कितना लिखा है -4, तो अपॉन में वैल्यू -4 आ जाएगी, प्लस c होगा। मैंने क्या बोला था, एक क्वेश्चन पीछे लिया था sin 2x, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए साथ में कांस्टेंट, ठीक है। हमें केवल x का कोफिशिएंट देखना है, लेकिन याद रखना अगर कहीं लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, फिर इसको सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये कब है, जब लीनियर फंक्शन आता है। लीनियर आ रहे तो x का जो भी कोफिशिएंट मिले उसको अपॉन में लिख देते हैं। सेक स्क्वायर का 10 और x का कोफिशिएंट था -4, उसी को अपॉन में लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। 2 cos x माइनस 3 sin x और 6 cos x प्लस 4 sin x, इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। 6 और 4 2 कॉमन आ गया, 2 3 आएगा, 3 cos x और प्लस 2 sin x। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो फंक्शन है, देख के लग रहा है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें न्यूमरेटर आ जाए? जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है तो फर्स्ट आइडिया यही आना चाहिए, ध्यान रखना। फिर और भी मेथड हो सकते हैं अगर ये नहीं लगता है तो। cos x का तो होता है sin x, देखो sin x आ जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है तो माइनस sin x आ रहा है, और sin x का cos x होता है, ये डायरेक्ट मैच कर रहे हैं, ठीक है। चलो लेकिन मैं एक स्टेप लिख के दिखा देता हूँ, शायद किसी को कन्फ्यूजन हो। 3 cos x प्लस 2 sin x, t सपोज कर लिया। मोस्टली केसेस में डिनोमिनेटर को ही सपोज किया जाता है। 3 sin cos x का होगा माइनस sin x और प्लस 2 sin x का होगा cos x, dx इज इक्वल टू वैल्यू आएगी dt। देखो क्या न्यूमरेटर यही पूरा लिखा हुआ है, 2 cos x माइनस 3 sin x, इसके प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी dt, और 2 को तो हम बाहर ही लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, और इस पूरी वैल्यू को सपोज किया है t, ठीक है। तो 1/2 log t dt आ गया, और t का वैल्यू सपोज किया था 1/2 log t का वैल्यू था 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c हो गया, ठीक है। ये आंसर है। अब मुझे लग रहा है मुझे बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, हम लोग 24 तक पहुंच चुके हैं, तो ये मेथड समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर को सपोज किया, न्यूमरेटर आ गया, dt अपॉन टी बना, dt अपॉन टी का मतलब log t होता है, और t की वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, नया मेथड है। 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, थोड़ा सा डिफरेंस है पीछे वाले क्वेश्चंस और इसमें। तो हम जब भी 10 आता है तो साथ में सेक लिखना है। इंटीग्रेशन का ये भी पॉइंट याद रखना कि जहाँ पे भी 10 आए तो हमें साथ में सेक बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि अगर दो फंक्शन आ जाएं तो ये तो जानते ही हो कि दोनों फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो किसी एक को हम सपोज करेंगे, एक को सपोज करने का मतलब उसको डिफरेंशिएट करेंगे,
और डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरा फंक्शन आएगा और दूसरा फंक्शन ऐसा लेना है जो कट हो जाएगा। मतलब जिसको मैंने सपोज किया है उसको डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरा फंक्शन आए और दूसरा फंक्शन कट हो जाए, ठीक है, दूसरा फंक्शन मैच करेगा जिससे वो कट हो जाएगा। अब 10 को अगर हम डिफरेंशिएट करें, सपोज करें, तो सेक स्क्वायर आएगा, तो सेक स्क्वायर कट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी 10 का क्वेश्चन आता है तो हमें सेक स्क्वायर मैच कराना है, जिससे 10 को सपोज करने से सेक स्क्वायर मैच करेगा और कट हो जाएगा। देखो कैसे, 1 cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - 10x होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर को मोस्टली केसेस में सपोज किया जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर बार ही डिनोमिनेटर को सपोज करना है। तो 1 का तो 0 हो गया और 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे आ गया डी टी माइनस डी टी अपॉन 1 + 10x का वैल्यू हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर को सपोज किया, सेक स्क्वायर और 10 आता है तो हमेशा 10 को ही सपोज किया जाता है, माइनस टी टू दी पावर -2 डी टी, एक्स टू दी पावर n का फॉर्म हो गया। तो एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में क्या आता है, +1 ऐड कर दो, टी टू दी पावर -1 अपॉन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/t + c, इसको हम थोड़ा साइड से कर देते हैं और t की वैल्यू अभी सपोज की है 1/1 - 10x और प्लस c, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है। ये सेक स्क्वायर 10 आए तो सेक स्क्वायर लेना है, 1 - 10x को सपोज किया और डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई और सॉल्व करके आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है 26 को भी देख लेते हैं। cos √x अपॉन √x, फंक्शन का फॉर्म होता है cos x, लेकिन इसके प्लेस पे आ गया है cos √x। √x थोड़ा हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, जैसे एक क्वेश्चन किया था अभी e टू दी पावर tan इनवर्स -x, उसमें tan इनवर्स -x थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था इसलिए सपोज कर लिया था। इसमें भी देखो √x थोड़ा हमें एक्स्ट्रा लग रहा है तो √x को हम सपोज कर लेते हैं, √x इज इक्वल टू t, ठीक है। इसको हम अलग कर देते हैं जिससे दोनों एक साथ मिक्स ना हो। √x को t सपोज कर लिया और √x का मैंने एक रूल बता दिया था, मेथड बता दिया था कि √x का जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 √x आएगा, याद रखो हमेशा, ठीक है। तो फिर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम बोर्ड में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर √x आ जाए तो क्या करेंगे, 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt। तो हम इसको थोड़ा और सिंपलर फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/√x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt। तो देखो एक को सपोज किया दूसरा आ गया, √x को सपोज किया तो 1/√x आ जाए, ऐसा ही सपोज करना है। तो ये cos √x का वैल्यू होता है t और 1/√x dx के प्लेस पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dt, 2 कांस्टेंट होता है बाहर निकाल। और cos x का इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो बिल्कुल तैयार कर लो अभी, नहीं तो पेपर में फिर क्या करोगे। cos t का sin t होगा और sin t का वैल्यू होता है √x और प्लस c, क्वेश्चन x में था, आंसर भी x में आएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 29 का सॉल्यूशन देखेंगे अब। इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x, इसमें भी दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। जब भी दो फंक्शन दिखाई दें किसी एक को सपोज करो, डिफरेंशिएट करने से जो वैल्यू आएगी उससे अगर दूसरा कट होगा और दूसरा कट होने के बाद ओवरऑल एक ही फंक्शन आएगा और उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोनों में से cot x को सपोज करेंगे तो log नहीं आएगा, लेकिन अगर log को सपोज करें तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। log sin x इज इक्वल टू t, तो log sin x का होता है, log x का होता है 1/x, तो log sin x का होगा 1/sin x और log x के फॉर्म का डिफरेंशिएशन हुआ है, sin x का नहीं हुआ, तो sin x का हो गया cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। डिफरेंशिएशन cos x अपॉन sin x होता है cot x dx इज इक्वल टू dt और एक को सपोज करने से देखो दूसरा फंक्शन आएगा और दूसरा फंक्शन कट हो जाएगा। cot x dx के प्लेस पे आ गया dt आ गया और log sin x का वैल्यू 30 और t था तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, पावर 1 है, t² अपॉन 2 + c होगा।
x टू दी पावर n का फॉर्म था। ठीक है, फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, तभी क्वेश्चन करना इजी लगेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी फिर। log sin x अपॉन 2, टी का वैल्यू था log sin x स्क्वायर है तो हम इस पे स्क्वायर कर देते हैं प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, cot x और log sin x में से cot का अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये नहीं आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आ सकता है, इसलिए इसको सपोज कर लिया है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 का सॉल्यूशन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x। इस क्वेश्चन में भी ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब 1 प्लस cot x को सपोज कर लें तो cosec स्क्वायर आएगा, तो cosec स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है जिससे ये कट हो जाए। और दूसरी बात ये है कि 1 प्लस cot x में दो फंक्शन भी नहीं है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में थे, किसी एक को सपोज करें दूसरा आ जाए। तो जब कोई ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन को ड्रिवन तो करना ही है, आगे स्टेप तो बनाना ही है। तो हम ऐसा करते हैं कि cot को cos और sin में कन्वर्ट कर लेते हैं, cos x अपॉन sin x, dx लिख लिया इसको। ठीक है, 12th क्लास में आ गए, थोड़ा समझदार हो, मैं एक स्टेप इसमें सॉर्ट कर रहा हूँ, देखना। एलसीएम लिया, sin x आएगा और sin x न्यूमरेटर में जाएगा, sin x, और वैल्यू एलसीएम के बाद आ जाएगी sin x प्लस cos x। अच्छा, उसके बाद अब मैंने एक और मेथड बना दिया था, रूल बना दिया था, बोला था कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो और न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग में लिख देते हैं। लेकिन साथ में ये भी बोला था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म आए तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके देखना क्या न्यूमरेटर आ रहा है। तो क्या इसमें लग रहा है न्यूमरेटर आ रहा है? इसमें तो न्यूमरेटर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैच नहीं कर रहा है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने के बाद। चेक कर लेते हैं, साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन cos x का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, लेकिन इसमें साइन एक्स तो आ रहा है लेकिन माइनस भी नहीं आ रहा है, cos भी नहीं आ रहा है, और साथ में और कोई मेथड लग भी नहीं रहा है। तो हम इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, ये मैच कराने की कोशिश करते हैं, शायद इससे सॉल्व हो जाए। साइन एक्स लिखा हुआ है, माइनस का है तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब cos x इसमें प्लस का आ रहा है तो cos x प्लस का ऐड कर दिया। cos x प्लस का ऐड करेंगे लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, तो फिर cos x को हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि माइनस तो लिखा है इसमें, लेकिन 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई किया। ये क्यों किया ये अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा, dx हो गया। ठीक है, माइनस इधर लिखा है तो माइनस इधर भी लिख देते हैं, जैसे माइनस माइनस ओवरऑल बैलेंस रहेगा, प्लस ही आएगी वैल्यू, माइनस 1/2। अब आगे वाला स्टेप देखना, वो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको देखो, साइन एक्स का होता है cos x, मैंने cos x को पहले लिख लिया। ठीक है, और cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया था। ठीक है, अब cos x को ऐड किया है तो cos x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और -2 साइन एक्स था तो माइनस साइन एक्स कर लेते हैं, बाई साइन एक्स प्लस cos x। पूरा मेथड एक बार फिर से क्लियर कर लो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर फॉर्म बनेगा इंटीग्रेशन में, तो मैंने एक रूल बताया था कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके देख लो क्या न्यूमरेटर आ रहा है, तो न्यूमरेटर नहीं आ रहा था। साइन एक्स होता है cos x और cos x होता है माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स कुछ लग रहा था लेकिन माइनस नहीं आ रहा था, तो अपनी तरफ से माइनस लगा दिया, बाहर माइनस लगा दिया, एक बैलेंस हो गया। दूसरी बात आती है कि अगर हमें cos x बनाना है तो cos x लिखना पड़ेगा। अब cos x तो आ जाएगा, cos x को ऐड तो कर लेंगे, फिर उतना ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो cos x को ऐड किया, cos x को फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर दोबारा cos आ जाएगा फिर साइन नहीं रहा, तो फिर इसलिए मैंने 2 टाइम्स कर दिया, जिससे अगर आगे cos आएगा तो साइन भी आ जाएगा, अगर आगे cos आएगा तो साइन भी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, cos x पहले लिखा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x। ठीक है, और cos x को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे ओवरऑल कैंसिल हो जाए, वैल्यू बैलेंस रहे। माइनस साइन x पहले लिखा था, फिर से माइनस साइन x लिखा, जिससे माइनस साइन 2 साइन x हो जाए। अब अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं इसको, cos x माइनस साइन x होल अपॉन साइन x प्लस cos x, dx हो गया। अब इन दोनों से माइनस बाहर निकाल दिया, cos x प्लस साइन x होल अपॉन साइन x प्लस cos x प्लस c, dx प्लस c। सॉरी, c नहीं आएगा क्योंकि अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ। तो ये तो कंप्लीट कट हो गया, वैल्यू 1 आ गई।
-1/2 ऑफ, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें, न्यूमरेटर आ जाए इसी टाइप का पहले तो फॉर्म बनाया था, अब लॉग में आएगी वैल्यू। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से अगर न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग में लिख लेते हैं, sin x प्लस cos x, और केवल 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था, प्लस c। इस स्टेप को समझ गए होगे। sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन किया तो sin x से cos x आ रहा है, cos x तो इसमें बिल्कुल नहीं है, cos x का अगर डिफरेंशिएशन किया तो माइनस sin x आ रहा था, यहाँ पे केवल साइन लिखा था तो माइनस इधर लगाया, माइनस इधर लगाया, बैलेंस हो गया। अब 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका एक बार रीजन फिर से सुन लो। अब sin x है तो cos x नहीं आ रहा था, ठीक है, तो cos x लेके आना है, तभी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर मैच करेगा। तो cos x लेके आने के लिए तो पहले तो हमें cos x ऐड करना पड़ेगा, cos x सेपरेट करना पड़ेगा, तभी cos आ सकता है। तो cos 2 बार आएगा, तो सोचा sin भी साथ में 2 बार आ जाए, तो इसलिए 2 टाइम्स कर दिया sin को, 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। देखो ये स्टेप लिखा हुआ है, sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, cos एक्स्ट्रा ले लिया अपनी तरफ से, जैसे डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू मैच कर जाए, cos x ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस sin x माइनस sin x आ गया क्योंकि 2 बार लिखा हुआ था, और ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हम 34 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10x होल अपॉन sin x cos x। इसमें कुछ लग रहा है कि tan, sin और cos, एक तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हैं, 3 वेरिएबल हैं और एक इंटीग्रेशन है, और साथ में इसको हम बोल सकते हैं कि 3 फंक्शन लिखे हुए हैं। 3 फंक्शन का तो बिल्कुल नहीं एक साथ इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, उससे होगा क्या, क्योंकि tan और sin 2x में कोई रिलेशन होता ही नहीं। ऐसा भी नहीं होता है कि 10 से sin 2x हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है कि sin 2x से 10 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही होती। जब कोई कंडीशन ना बने तो सबसे अच्छा रूल मैंने एक बताया है कि रूट के अंदर की वैल्यू को सपोज कर लो, ठीक है। रूट के अंदर की वैल्यू को हमें सपोज करना है, लेकिन हम इस बार t² सपोज करेंगे। t² इसलिए लेंगे जिससे रूट की वैल्यू चली जाए। 10x का sec² होता है, dx इज इक्वल टू t² का 2 इंटू टी dt आएगा, ठीक है। dx का यहाँ से वैल्यू आ गया 2t अपॉन sec² x dx, समझ में आ गया होगा। अब देखो 10x के प्लेस पे आएगा t² लिखेंगे तो रूट चला जाएगा, t आ गया, और ये sin x cos x से लिखा, इसके प्लेस पे तो वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है अभी। तो 10x का वैल्यू था 2t dt अपॉन sec² x, ठीक है। dx के प्लेस पे वैल्यू को पुट कर दिया है, और 2 तो बाहर आ गया, t² होगा, dt लिख दिया। अब थोड़ा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना, sin x इंटू cos x, और sec² x को मैंने लिखा 1 अपॉन cos² x, ठीक है। तो एक cos से एक cos कट हो गया। जैसे ही ये कट हुआ, सॉल्विंग की या आंसर आने की जो विंडो होती है वो ओपन हो गई। 2 t² dt, साइन अपॉन कॉस होता है 10x, और उसके बाद तो फिर जानते ही हो t² dt, और 10x का वैल्यू क्या होता है t² से बिल्कुल t² चला गया, वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ dt, इंटीग्रेशन से d चला जाएगा, वैल्यू आएगी 2t, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ऑफ रूट ऑफ 10x प्लस c। क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में आएगा। इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई मेथड बन ही नहीं रहा था, सॉल्विंग की स्टेप आ नहीं रहा था, तो इसलिए रूट के अंदर की वैल्यू को सपोज कर लिया। जब भी कुछ भी समझ में नहीं आए या क्वेश्चन में रूट का फंक्शन दिया हो तो हमेशा रूट के अंदर की वैल्यू को सपोज कर लो। t² इसलिए सपोज कर लिया जिससे रूट की वैल्यू चली जाए, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और बचे, उनको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो। अब इसमें देखो 3 फंक्शन है, x प्लस 1, x प्लस log x और x। इसमें सबसे ज़्यादा पावर किस पे है, इस वाले फंक्शन को ही सपोज करेंगे। और दूसरा एक हिंट ये है कि सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, ये है, ये सबसे बड़ा फंक्शन है। अगर हम इसको ही डिफ्रेंशिएट करें तो शायद जो 2 स्मॉलर फंक्शन है वो आ सकते हैं। अगर 2 स्मॉलर में से किसी एक को सपोज करेंगे तो ये बिगर तो नहीं आ सकता, बिगर अगर नहीं आ सकता तो कट भी नहीं हो सकता। तो जितना बड़ा फंक्शन है उसको सपोज करेंगे तो छोटे वाले फंक्शन आ भी सकते हैं और कट भी सकते हैं, और इंटीग्रेशन में एक फंक्शन रह जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, ठीक है। तो सबसे बड़े वाले फंक्शन को सपोज करते हैं, तो सपोज कर लिया x प्लस log x को, t सपोज किया।
तो x का होता है 1 और log x का आ गया 1/x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1/x। ये फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, एलसीएम किया, एलसीएम ले लिया x प्लस 1 और dx इज इक्वल टू dt। अब इधर ध्यान से देखो, x प्लस 1/x, ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, dx लगा हुआ है। तो x प्लस 1/x और dx, इस पूरे को रिप्लेस करके वैल्यू आ जाएगी dt आ गया। अब x प्लस लॉग x को सपोज कर लिया था t, तो यहाँ पे आ गया t²। बात समझ में आ गई। तीन फंक्शन में जो सबसे बड़ा फंक्शन है उसको लिया, बड़े फंक्शन से छोटे फंक्शन आ सकते हैं, छोटे से बड़े फंक्शन आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बड़े फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आ गई और ये दोनों वैल्यू और ये मैच कर गया, इसको रिप्लेस कर दिया dt से और ये वैल्यू t के इक्वल थी, t² आ गया और t² का इंटीग्रेशन t³ प्लस c, और क्वेश्चन x के टर्म में था तो आंसर भी x के टर्म में आएगा। तो t का वैल्यू था x प्लस लॉग x टू द होल पावर 3/3 प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 37 को हम थोड़ा अलग से देखते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 37, देखो 37 है ये मत समझना ये 36 है, मैं रेज कर देता हूँ, इससे प्रॉब्लम ना है। 37 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ये प्लस लगा हुआ है इधर। ठीक है, 37 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। x³ साइन x होना चाहिए, tan इनवर्स x⁴/1 प्लस x⁴। अब मैंने एक पॉइंट बताया था, जो भी हमें एक्स्ट्रा लगता है उसी को हम सपोज कर लेते हैं, और साथ में हमें ये भी देखना है कि अगर हम एक को सपोज करें तो और टर्म मैच कर जाएंगे, अगर और मैच कर जाएंगे तो कट हो जाएंगे और ओवरऑल इंटीग्रेशन में एक ही वैल्यू आएगी, इंटीग्रेट करेंगे। tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस x², लग रहा है इससे ये मैच कर सकता है। x⁴ का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x³ आता है, इससे लग रहा है ये मैच कर जाएगा। और ये साइन x होता है, x के प्लेस पे एक्स्ट्रा आ गया है, और मैंने दो पॉइंट बताए थे कि जो एक्स्ट्रा है उसको सपोज करना है, और दूसरा बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा है तो हमेशा डिनोमिनेटर को सपोज करके देखना है कि कहीं न्यूमरेटर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दो रूल दिमाग में रखो। 37 देखते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको सपोज कर लेते हैं। tan इनवर्स x⁴ इज इक्वल टू t, तो tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x²। ठीक है, 1/1 प्लस x² होता है कब, जब यहाँ पे x आता है, तो x के प्लेस पे x⁴ आएगा, उसका स्क्वायर कर दिया, x है तो x², x⁴ है तो x⁴² आ गया। ठीक है, इसके बाद अब इसमें देखो x⁴ हो गया। tan इनवर्स x के अकॉर्डिंग मैंने डिफरेंशिएशन किया था, क्या x⁴ का डिफरेंशिएशन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, इसका अलग से करते हैं, dx इज इक्वल टू dt। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों टर्म x⁴ और चलो पहले एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 प्लस x⁴, और इसको लिख लिया मैंने यहाँ पे x³ और इधर लिखा dx और dt/4। अब ये करेक्ट फॉर्म लग रहा है, देख लो करेक्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है। x³ प्लस x⁴ dx, x⁴ और ये 1 प्लस x⁴ dx इधर आ गया, इस पूरे का वैल्यू हो गया dt/4। देखो क्या लिखेंगे, x⁴ 1 प्लस x⁴ dx को हम पूरे को रिप्लेस कर देंगे dt/4 से, 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया। ये साइन है, साइन लिखा हुआ है, और tan इनवर्स x⁴ को सपोज किया है t, तो यहाँ पे t आ गया। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, ये एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने इसको t सपोज किया, डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू मैच कर रही है तो इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वल थी तो इसको रिप्लेस किया dt/4 से, 4 कांस्टेंट था अपॉन में तो बाहर लिख दिया 1/4। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस c, माइनस 1/4 कॉस t का वैल्यू था tan इनवर्स x⁴ प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आज 7.2 एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए। हम एक नई वीडियो के साथ 7.3 एक्सरसाइज को लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज को लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझना। ठीक है, और उनके फॉर्मूले को तैयार करना, तो 7.3 समझने में और अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।